नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आहूजा और हमारे इस ऐतिहासिक वेब सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस ऐतिहासिक वेब सीरीज़ में डॉक्टर भारद्वाज आपको नए नए विषयों के बारे में बताते हैं, नई नई शख्सियतों के बारे में बताते हैं और आज भी हम एक नई शख्सियत के बारे में बात करेंगे और वो है रानी रूपमती। रानी रूपमती के बारे में वैसे तो हमने बहुत कुछ सुना है, लेकिन उनके बारे में ऐतिहासिक प्रमाणिक बातें अभी तक हमें मालूम नहीं हैं। तो चलिए हम इन्हीं बातों पर डिस्कशन करेंगे आज रानी रूपमती के विषय पर डॉक्टर भारद्वाज से। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, हमने रानी रूपमती के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन उनका रहस्यमय कैरेक्टर रहा है। आपने ठीक कहा ज्योति, इतिहास को इतना तोड़ मरोड़ दिया गया है कि असलियत सामने आ ही नहीं पाई अभी। रूपमती जी को कुछ लोग गुज्जर कन्या कहते हैं, कुछ लोग किसी राजा की कन्या कहते हैं जी, लेकिन अधिकतर मत लोगों का यही है कि वो किसी राजा की बेटी थी। धर्मपुरी एक स्थान है, उन दोनों दरअसल बहुत छोटे छोटे रजवाड़े होते थे जी। मांडू के पास एक स्थान है धर्मपुरी, वहाँ के एक राजा थे, उनकी बेटी ये थी और ये राजा महाराजा को वरदान के रूप में प्राप्त हुई थी। हुआ यूँ, धर्मपुर के क्षेत्र में अकाल बार बार पड़ता था। जी जी। किसी ज्योतिष ने बताया कि अगर आप नर्मदा देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी पहली संतान को उनको भेंट करोगे तो आपके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा। जी। महाराज काफ़ी जनता के प्रिय थे, जनता का भला चाहते थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। नर्मदा जी की इन्होंने तपस्या की और तपस्या स्वरूप कहते हैं कि रूपमती इनके यहाँ पैदा हुई। तभी कहते हैं कि रूपमती का और नर्मदा का कुछ लिंक रहा है, वो नर्मदा के दर्शन किए बगैर कोई काम। हाँ, मैंने बताया ना कि चूँकि वो नर्मदा के आशीर्वाद स्वरूप ही पैदा हुई थी। जी जी। तो उनके स्वभाव में, उनकी प्रकृति में, उनकी बल्कि मैं तो ये कहूँ कि उनकी आत्मा में नर्मदा बसी हुई थी। बालिका थी छोटी सी मतलब वो नर्मदा की पूजा करने लग गई थी। वहाँ जाके गीत स्नान करती थी, गीत गाया करती थी नर्मदा के, और जब उनकी अपनी आराधना पूरी हो जाती थी तब वे घर आती थी और तब भोजन करती थी। तो ये कहिए कि नर्मदा और रूपमती एक दूसरे के प्रतिरूप है। बिल्कुल बिल्कुल। नर्मदा रूपमती बन चुकी थी, रूपमती नर्मदा बन चुकी थी। बिल्कुल। उनमें किसी तरह का कोई अंतर मैं नहीं समझता। रहा सवाल पर आगे की कथा का, वो भी बड़ी रोचक है। जी। एक बार रूपमती अपनी आराधना में मशगूल थी। उसी वक्त मांडू के जो राजकुमार थे वे टहलते टहलते वहाँ पहुँच गए। वे भी संगीत के प्रेमी थे, लेकिन आवाज़ कहाँ से आ रही है उन्हें कुछ पता नहीं लगा। टहलते टहलते वो नर्मदा के किनारे तक आ गए। उन्होंने देखा वहाँ कोई कन्या बैठी तन्मय होकर गीत गा रही है। वे भी मुग्ध होकर वहीं खड़े रहे, बैठे रहे। कुछ देर बाद उनकी उत्सुकता और बढ़ी, जानना चाहा कि कौन है ये। उन्होंने कहा, देवी आप कौन हैं? इससे रूपमती की जो आराधना जो थी वो भंग होगी और उन्होंने बड़ी अच्छी तगड़ी लताड़ लगाई उनके कि आपने हमारी आराधना भंग कर दी, कौन है आप? क्योंकि रानी रूपमती बहुत ही संगीत प्रेमी थी। हाँ, और इसीलिए उनके संगीत में जब खलल पड़ा तो उन्हें शायद बहुत गुस्सा आया। और हाँ, इसी कारण मैंने बताया ना कि नर्मदा और रूपमती एक आकार हो चुके थे। उन्होंने क्षमा मांगी राजकुमार ने और बताया कि मैं मांडू का राजकुमार हूँ। तो रानी रूपमती जो थी, राजकुमारी रूपमती से, वो भी काफ़ी क्षुब्ध हुई कि मैंने एक सज्जन व्यक्ति का अपमान कर दिया। खैर उन्होंने स्वागत किया, कहिए कैसे मैं संगीत का प्रेमी हूँ और आपका संगीत सुन के ही मैं खिंचा चला आया। और मैंने ये भी सुना है कि रानी रूपमती ने अपना जीवन दे दिया था, उन्होंने कुछ जहर खा लिया था, कुछ ऐसा सुनने में आता है। ऐतिहासिक बातें हैं ऐसे। और मुझे लगता है कि मेरी तरह हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि पूरी कथा क्या है रानी रूपमती के बारे में। वो राजकुमार थे बाज बहादुर।
बाज बहादुर अंतिम पठान नवाब थे मांडू के। पठानों की एक विशेषता ये थी कि जहाँ भी गए उसी संस्कृति में रम गए थे। अंग्रेज़ों और मुग़लों से ये बिल्कुल डिफरेंट थे। शेरशाह सूरी भी पठान थे। हाँ, बाज बहादुर के बारे में कंफ्यूजन है कि वो मुस्लिम थे कि ना, पठान। ना, तो मुझे अभी पता चला कि वो पठान थे। पठान थे और हिंदू धर्म की बहुत ही इज्जत करते थे। मैंने बताया ना कि पठान जितने भी भारत में आए वे सारे के सारे रम के यहीं के होके रह गए वे। उन्होंने अपना देश याद ही नहीं किया फिर उसके बाद। तो बाज बहादुर संगीत प्रेमी थे, खुद मतलब रियाज किया करते थे। इसी कारण मतलब रूपमती की तरफ वो खिंचे चले गए थे। जैसा मैंने बताया कि रानी रूपमती नर्मदा जी की देन थी। जब जिस वक्त ये पैदा हुई तो महाराज जो थे उसको लेके वहाँ आए और उसमें विसर्जित कर दिया नर्मदा में। देखिए महाराज कितने त्यागी थे उस वक्त कि अपनी जनता के हित के लिए अपनी औलाद को समर्पित कर दिया, पानी में बहा दिया। तो कहा जाता है कि नर्मदा देवी का रूप लेके और मतलब उसको गोदी में लेके वापस आई और कहा महाराज मैं आपकी भक्ति से बहुत खुश हूँ। ये मेरी धरोहर है आपको, इसको किसी तरह के कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको वापस कर रही हूँ और आपके राज्य में कभी किसी तरह का कोई भी अकाल तो क्या किसी तरह की कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी। महाराज बड़े खुश हुए। बच्ची का स्वभाव है कि बढ़ना था, युवती हुई तो महाराज ने इसके लिए एक वर की तलाश की और उस वक्त जब इनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया तो रूपमती ने कहा ठीक है पिताजी, जो आप ठीक समझें मुझे वो स्वीकार है। और ये भी बता दिया कि बाज बहादुर जो हैं वो मेरे संगीत प्रेमी मित्र हैं और मेरा उनके साथ भी संपर्क बना रहेगा। राजकुमारी रूपमती जी बड़ी सच्चरित्र महिला थी। देवी नर्मदा की भेंट थी, दुष्चरित्र होने का प्रश्न पैदा नहीं होता। उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि उनका और हमारा संगीत के नाते बहुत गहरा संबंध है। ठीक है बेटी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। महाराज भी समझदार थे। राजकुमारी ने भी बता दिया उनको कि हमारा विवाह होने जा रहा है। मतलब ठीक बाज है। बहादुर को रानी बाज रूपमती ने बहादुर बताया। दरअसल उनका जो थे उनका प्रेम कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, अलौकिक प्रेम था संगीत के कारण। और अलौकिक प्रेम वो प्रेम होता है उसमें शारीरिक संबंध हो ना हो कोई आवश्यक नहीं है, हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक। जी जी। उनका अलौकिक प्रेम था और इसी कारण मतलब उसने विवाह भी स्वीकार कर लिया। अगर वो उनसे विवाह करना चाहती, जैसा कि बदनाम किया इन दोनों को, प्रेमियों को, संगीत प्रेमियों को कहना चाहिए बल्कि इनको बदनाम किया गया है। अगर मतलब वो उनका सांसारिक प्रेम होता तो वो बता देते कि मैं बाज बहादुर से विवाह करना चाहती हूँ और हो सकता है महाराज रजामंद भी हो जाते। लेकिन उनका सांसारिक प्रेम नहीं था, अलौकिक था। और उन्होंने साफ बता दिया कि हमारा उनके साथ संगीत प्रेम है और उसने बाज बहादुर को बता दिया कल हमारा विवाह होने जा रहा है। तो बाज बहादुर ने ये कहा कि एक बार अपनी भावर पढ़ने से पहले हमें मिल जरूर लेना, हम आपको कुछ अपनी तरफ से भेंट देना चाहते हैं। रानी उनसे मिलने गई। राजकुमारी, रानी नहीं कहना चाहिए, अभी तो अविवाहित हैं। राजकुमारी उनसे मिलने गई। उसी दौरान पिताजी को लेकर और वो राजकुमार को भी किसी तरह से भेद लग गया, जो विवाह करने आया था। वे सारे के सारे वहाँ पहुँच गए। ये तो शायद आपने फिल्मों में भी देखा, एक फिल्म बनी थी। बाज बहादुर राजकुमार को समझाने का प्रयास करते हैं कि नौजवान आपको गलतफहमी हुई है, ये मेरी बहन की तरह से हमारा संगीत का नाता है, ना कि किसी तरह का और कोई संबंध। लेकिन राजकुमार उस विवाह को तोड़ के चला जाता है वापस। महाराज को बड़ी खिन्नता हुई क्योंकि एक बेटी का संबंध टूटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है, खासतौर हमारे भारतीय समाज में। उन्होंने अपनी खिन्नता मिटाने के लिए, अपने ख़ानदान की इज्जत करने के लिए उन्होंने कहा कि बेटी मुझे अफसोस है, मुझे पता है कि आप सच्ची हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपने हाथों से आपको विष लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा ख़ानदान, हमें अपने ख़ानदान की रक्षा। पद्मिनी ये कहती हैं कि आप निश्चिंत रहिए, ख़ानदान हमारे लिए पहले, हमारा वंश पहले, मेरा क्या है, आप जो मुझे देंगे मैं उसे अमृत के समान पी लूँगी। जी। जिस वक्त ये विष पी रही थी उसी वक्त फिर से
माँ नर्मदा जो हैं वे हाजिर हुई हैं और उनको कहा कि आप बेफिक्र होके मांडू चली जाओ। मांडू और जहाँ जो हाँ, जहाँ मतलब बाज बाज बहादुर की रियासत थी, आप मांडू चले जाओ, आपको किसी तरह का कोई भी लोक आक्षेप नहीं लगेगा आपके ऊपर। उसने कहा कि माँ आपका आदेश शिरोधार्य, लेकिन इससे मेरे पिताजी की, मैंने कोई बेफिक्र रहो आप, मैं सब संभाल लूँगी, किसी का कोई अपमान नहीं, और आप जिस पर उद्देश्य के लिए ज़मीन पे आई हो, हमने आपको भेजा है, उसे पूरा करो। ये अपनी उसी सहेली को लेके जिसको लेके ये बाज बहादुर से मिलने गई थी वो वाले दिन, उसी को लेके ये वहाँ पहुँच जाती हैं। अब ये दुर्भाग्य कि जिस वक्त ये मांडू पहुँची हैं उसी वक्त बाज बहादुर अपने पिताजी, इनके सख्त बीमार थे, ये अपने पिताजी को देखने के लिए रवाना हो रहे थे। खैर इन्होंने अपने प्रधानमंत्री को कहा कि देवी का पूरा ध्यान रखा जाए, इनको किसी तरह कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, हम जल्दी से जल्दी लौटेंगे। उसी दौरान 2-4 दिन बाद मतलब बड़े नवाब साहब का इंतकाल हो जाता है, जो बाज बहादुर के हाँ, बाज बहादुर के पिताजी का। खैर ये क्रियाक्रम करके फिर उसी दौरान इनको वहीं पता लगता है कि राजकुमारी ने तो सब अन्न जल छोड़ रखे क्योंकि वो नर्मदा के दर्शन नहीं कर पा रही हैं। अब इन्होंने कहा कि तुरंत मतलब आप सबसे ऊंची चट्टान जो है, पहाड़ जो है, उसके ऊपर एक बुर्ज बनाओ जे, और जब तक वे दर्शन नहीं कर लें तब तक काम बंद नहीं होना चाहिए। बुर्ज तैयार करो जल्दी से जल्दी, और वही बुर्ज बाद में रानी रूपमती का महल बना। सर हमने ये भी सुना है कि जो बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए महल बनवाया था वो 24 घंटे के अंदर तैयार हो गया था। हाँ, उसके 2-3 कारण हैं। एक तो देखिए उन्होंने अन्न जल छोड़ रखा 2-3 दिन से, उनका शारीरिक हानि हो सकती थी। दूसरी चीज़, जिस वक्त इनकी पहली भेंट नर्मदा के किनारे हुई थी उसी वक्त बाज बहादुर ने इनको अपने महल में आने का निमंत्रण दिया था कि आप वहीं आके रहें और हम संगीत साधना किया करेंगे। तो राजकुमारी रूपमती ने उसी वक्त बता दिया था कि जब तक मैं अन्न जल तब तक नहीं ग्रहण करती जब तक मैं आराधना ना कर लूँ नर्मदा जी की। तो उस वक्त की जो शर्त थी वो भी उनको याद थी। तीसरी चीज़, अब चूंकि वो स्थायी रूप से आ ही चुकी थी तो स्वाभाविक है उनको इंतज़ाम करना ही करना था। तो उन्होंने अपने कर्मियों को, सेनापति को आदेश दिया था, प्रधानमंत्री को आदेश दे दिया था कि चाहे कितने भी मजदूर आपको लगाने पड़े, 24 घंटे अंदर जल्दी जल्दी मीनार तैयार करवा दीजिए, बाकी का बाद में बनता रहेगा। तो सबसे पहले मीनार बनी थी जिसके ऊपर चढ़ के वे दर्शन कर सकें नर्मदा जी। हाँ, तब तक बाज बहादुर भी लौट आए थे और आके उन्होंने कहा भी कि देखो देवी जी, हमने जो शर्त स्वीकार की थी हमने वो पूरी कर दी आपकी। तो इससे रूपमती जी भी काफ़ी खुश हुई और उनका प्रण जो था वो पूरा होता चला गया था। उन्होंने जहर क्यों पिया या कुछ, मैंने सोचा, जैसा मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन किया कि वो उन्होंने आत्महत्या की थी, उसका रीज़न क्या था? वो तो देखिए बहुत बाद की बात है, उसके बाद की तो उससे पहले तो कई घटनाएं और आती हैं उनके जीवन की। रानी रूपमती आके रहना शुरू कर देती है मांडू में। संगीत के दोनों प्रेमी हैं, लगातार उनकी महफिलें लगती रहीं। वहाँ अकबर का जो गवैया था, क्या नाम था उनका, तानसेन। ओके। मैं यहाँ एक बात बताऊँ आपको, अकबर कहते हैं कि अकबर की नीयत भी ख़राब थी रूपमती के ऊपर। रूपमती इतनी खूबसूरत थी कि अकबर भी उसे अपने हरम में डालना चाहता था। इधर अकबर का जो सेनापति जो था वो भी, उसकी भी नज़र इसके ऊपर थी। जब तक बड़े नवाब जिंदा रहे तब तक तो अकबर की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पठानों से मुग़ल भी डरते थे। पठानों के पास सेना बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इनके संकल्प के आगे सारे कांपते थे। जी जी जी। तो जब तक बड़े नवाब जिंदा रहे तब तक तो अकबर की भी हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही उनको पता लगा कि उनका इंतकाल हो चुका है तो अकबर ने अपने सेनापति को कहा कि आप मांडू के ऊपर हमला कर दो। उन्होंने संदेश भेजा पहले कि आप रानी रूपमती को हमें सौंप दें और हमारे आधिपत्य स्वीकार कर लें। तो बाज बहादुर को ये बिल्कुल स्वीकार नहीं था। जब ये संदेश उनके पास गया, अकबर के पास, तो ये सेनापति जो था अकबर का, इसकी तो नीयत खराब थी, दूसरी थी। ये चाहता था युद्ध करें, लेकिन तानसेन संगीत प्रेमी थे। उन्होंने कहा महाराज ये गलत है,
बाज बहादुर ये जवाब कभी नहीं दे सकता जो यहाँ संदेश लेके आए, क्योंकि संदेश वाहक भी मतलब उस सेनापति का अपना खास था, षड्यंत्र चल रहा था। तानसेन ने कहा कि महाराज अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक बार खुद देखना चाहता हूँ, परीक्षा करना चाहता हूँ क्या कि ये बाज बहादुर ने क्या चुनौती दी है। मुझे नहीं लगता कि कोई संगीत प्रेमी इस तरह की चुनौती देगा। अकबर जो थे वो भी, हालांकि देखिए पुरुष थे, पता नहीं कैसे उनकी नीयत आ गई थी रूपमती के ऊपर, लेकिन वो भी एक ज़मीर के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा ठीक है हम मानते हैं, आप जाइए। तो वहाँ महफिल सजी मांडू में, और कहते हैं कि एक कमल के फूल के अंदर भंवरा जो था उसमें बंद था। कमल के फूल में भाई भंवरा तो मतलब रस लेता रहा ना, तो वो भंवरे की विशेषता होती है कि जिस भी फूल के ऊपर बैठ जाता है वो मस्त हो जाता है। वो इसी वास्ते प्रेमी और भंवरे को माना जाता है। जब वो महफिल सजी तो वो तानसेन ने अपना राग ये छेड़ा कि भंवरे तू जा, और कहते हैं कि जब वो उसने वो अपना राग छेड़ा तो वो धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियाँ खुलती चली गई और भंवरा उड़ के चला गया। अब बाज बहादुर और रानी रूपमती तो बल्कि गुस्से में आ गई, क्योंकि वो तो प्रेम की पुजारी थी, चाहे वो संगीत का प्रेम था चाहे किसी, और इधर इन्होंने प्रेम को भंग कर दिया। भंवरा जो है मतलब प्रेम के कारण मतलब उसमें बंद है, और तानसेन ने उनके प्रेम को भंग कर दिया। अब इनको रूपमती को ये नहीं पता था कि ये तानसेन है। जैसे उन्होंने अपना राग बंद किया तो रानी रूपमती ने अपना राग शुरू किया, और वो शुरू किया कि भंवरे वापस आ वापस आ वापस आ। और कहते हैं कि जैसे उन्होंने उनका राग पूरा हुआ तो वही भंवरा वापस आया और उसके अंदर बैठ गया, और वो पंखुड़ियाँ जो थी फिर से बंद हो गई। क्या बात है। तानसेन भी पुजारी थे और हुनर को इज्जत करना जानते थे। उन्होंने उसकी तारीफ की कि वाह ये संगीत तो मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी और हम नहीं सीख पाए, और आपने। और उन्होंने अपना वो हुलिया जो था चेंज कर दिया, पंडित बन के आए हुए थे, वैसे थे भी पंडित ही, वो नाम बदल दिया था कि मैं तो तानसेन हूँ, आप लोगों की परीक्षा। तो तुरंत वो दोनों के दोनों उठे और उनके चरणों में भगवान आपने हम आपसे प्रतिस्पर्धा कभी नहीं कर सकते, माफ़ी करें हमें हमसे बड़ी भूल हुई है। बोले नहीं भूल नहीं, आपने तो मुझे वो सबक दिया है कि जो मैं अब तक भूले बैठा था, मैंने उसे भगाया और आपने उसे वापस उसके अंदर बंद कर दिया। खैर तानसेन वापस गए, उन्होंने अकबर को हकीकत बताई, लेकिन सेनापति तो जद बजट था कि उन्होंने फिर न जाने कोई किसी तरह का षड्यंत्र रचा और अकबर को फंसा के और युद्ध का ऐलान कर दिया। सेनापति वहाँ गया, और अब वो तो संगीत प्रेमी था, उनकी कोई ख़ास तैयारी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बाज बहादुर ने उनका मुकाबला किया। उसमें बाज बहादुर जो थे गिरफ्तार हो गए। रानी साहिबा जो थी, ये रूपमती जो थी, वो युद्ध सेनानी बन के उनका साथ दे रही थी, लेकिन वो किसी दूसरे मोर्चे पे थे, वहाँ वो भी बंदी बना लिए गए, दोनों बंदी बना लिए गए। अब सेनापति की तो पहले नज़र थी, वो अकबर को बताना नहीं चाहता था कि हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये वो अकबर से ही पहले उसको अपना बनाना चाहता था। उसने कहा कि हम आपसे निकाह करना चाहते हैं। तो रूपमती कहने लगी कि हमें एक रात का अवसर दीजिए, हम नर्मदा के पुजारी हैं, हम अब उनकी आराधना करना चाहते हैं। तो उसने ठीक है, उसने उसी रात हीरा खा के अपनी आत्महत्या कर ली। अकबर को कहते हैं कि जब पता लगा कि रानी रूपमती ने आत्महत्या कर ली तो उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ, क्योंकि अकबर भी संगीत प्रेमी था। तभी उसने तानसेन को अपने यहाँ, वो भी संगीत प्रेमी था, और उसने कहते हैं ये कहा ओ हमने दो संगीतज्ञों को खो दिया। तो वो हीरा इस वास्ते आत्महत्या उनको, क्योंकि उनको अपनी इज्जत प्यारी थी। जिसने अपना शरीर मतलब अपने संगीत प्रेमी को नहीं सौंपा, वो किसी अरेगर को कैसे सौंप सकती थी। तो वो उन्होंने इस कारण से आत्महत्या की थी। जब मालूम हुआ अकबर को तो उन्होंने बाज बहादुर को भी छोड़ दिया। बाज बहादुर वापस लौट आए, तब तक मतलब उनकी समाधि बना दी गई थी सारंगपुर में एक झील है, उसमें अब भी मतलब पद्म इसकी रूपमती जी की समाधि है।
तो वो वहाँ आए हैं समाधि के ऊपर, और वहीं कहते हैं कि समाधि के ऊपर सर मारते 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 अपने आप को घायल कर लिया और वो वहीं ख़त्म हो गए। उनकी समाधि बनाई गई। फिर बाद में अकबर ने दोनों के ही समाधि के ऊपर लिखवाया जो शब्द हैं आशिक सादिक, मतलब उसके बाज बहादुर के और शहीद वफा रूपमती की उस पर। तो अकबर ने फिर उनको इस तरह से पूरा सम्मान के साथ उनका। सर, आप कहते हैं कि रानी रूपमती और बाज बहादुर का जो प्रेम था वो अलौकिक था, लेकिन पूरे विश्व में ये विख्यात है कि वो दोनों प्रेमी प्रेमिका थे और उनका प्रेम लौकिक था। देखिए, तो संसार की रीत है जी। किसी को भी बदनाम करना उनका धर्म बन चुका है, ये समझिए। और ये तो एक तरफ पठान था और एक तरफ एक हिंदू कन्या थी, तो यहाँ तो बदनाम और भी करना ज़रूरी था। 2-3 प्रमाण मिलते हैं जिनसे ये साबित होता है कि उनका प्रेम अलौकिक था। पहला तो आप ही बताइए कि जब ये विवाहित थे तो उनको अलग अलग महल में रहने की क्या दरकार थी? नर्मदा के दर्शन करने के लिए तो एक बुर्ज रातों रात बनवा दी गई थी। जी जी। अगर वे पति पत्नी थे, उनका लौकिक प्रेम था, तो वे एक महल में रहने से कौन रोक सकता था? बिल्कुल सत्य। तो जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, ये उनको बदनाम करने की एक साजिश थी। कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि वो कभी साथ रहे हो। हाँ, उनकी महफिलें ज़रूर सजती थी और उसी के लिए वो एक और प्रमाण है। जब विवाह हो रहा था और राजकुमार ने उसको बदनाम करने के लिए कहा है कि मैं अब विवाह नहीं करूँगा, उस वक्त भी बाज बहादुर ने कहा था कि नौजवान, आपको गलतफहमी हुई है, ये मेरी बहन की तरह से, और मैं ये कहूँगा कि आप दोनों विवाह के पश्चात मेरे राज्य में आकर मेरे मेहमान बन कर रहें। तो ये 3-4 प्रमाण ठोस प्रमाण हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी सारी बातें हमें बताई और हमारी शंकाएं दूर की, और मुझे लगता है कि मेरी तरह हमारे सभी दर्शकों की जो शंकाएं थी वो भी दूर हो गई होंगी। स्वागत है ज्योति जी। मैं अपने दर्शकों से अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि बाज बहादुर और रानी रूपमती का प्रेम अलौकिक था और उनको बदनाम किया गया है। उनको इतना बदनाम किया गया है कि जैसे लैला मजनू। जी जी। जबकि ये बिल्कुल प्रतिकूल था। हम अपने श्रोताओं से ये अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को लोगों की भ्रांति दूर करने के लिए, उनके अलौकिक प्रेम को शुद्ध रखने के लिए अधिक से अधिक साझा करें। ये हमारा कर्तव्य है, धर्म है, और अपने सनातन धर्म के प्रति हमारा ये एक देन होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से डॉक्टर भारद्वाज ने आप सभी से अनुरोध किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस एपिसोड को आप शेयर करें और इस भ्रांति को दूर करें, और मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। और अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपकी कोई शंकाएं हैं या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और याद रखें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्दी ही आप हमें एक और नए एपिसोड में देखेंगे, एक नई शख्सियत के बारे में जानने के लिए।